हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 3 चीज़ कवर करेंगे। फर्स्ट, एक प्रदर्श समष्टि का विभाजन। सेकंड, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। और थर्ड, बेज प्रमेय। इन तीनों को देखने के बाद इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि एक प्रदर्श समष्टि का विभाजन क्या होता है। एक प्रदर्श समष्टि का विभाजन, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो अगर कोई हमारा सैंपल स्पेस है और उसकी n घटनाएं E1, E2, E3 एंड so on डॉट 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 En हैं, तो वो घटनाएं सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित करेंगे यदि वह 3 कंडीशन को फॉलो कर जाए। फर्स्ट कंडीशन कि किसी भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन निकालें, फाई मिलना चाहिए। मतलब कोई भी 2 इवेंट लेते हैं वो परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए। दूसरी बात कि उन सभी घटनाओं का यूनियन निकाल दें, सैंपल स्पेस मिल जाए। और तीसरी बात, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होनी चाहिए शून्यतर होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 3 कंडीशन को इवेंट हमारे फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे कि वो जो है सैंपल स्पेस के विभाजन को, पार्टीशन को निरूपित करते हैं। यहाँ पर लिखे हुए देख पा रहे हैं घटनाएं E1, E2, E3 एंड so on डॉट 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 En प्रदर्श समष्टि यश के विभाजन को निरूपित करती हैं यदि वे परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी का मतलब कि कोई भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन फाई मिलना चाहिए और निशेष निशेष परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और निशेष एग्जॉस्टिव हैं। और तो निशेष का मतलब क्या होता है, सबका यूनियन सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए और उनकी प्रायिकता शून्यतर। शून्यतर का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। तो शून्य नहीं होना चाहिए तो क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच में। 1 भी इन जनरल नहीं होगा क्योंकि अगर किसी भी सैंपल स्पेस के 2 इवेंट हो जाएंगे और वह शून्यतर नहीं होंगे तो उसको जोड़ने पर, क्योंकि सैंपल स्पेस के वो पार्टीशन को निरूपित करते हैं, तो इसका मतलब कि उनकी प्रोबेबिलिटी का जो ऐड होगा वो 1 होगा क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। इसलिए न तो कोई 0 हो सकता है न तो कोई 1 हो सकता है, क्योंकि 2 का सम अगर 1 है तो उनमें से और कोई उसमें से 0 नहीं है तो 1 हो नहीं सकता। तो इसलिए सब 0 से 1 के बीच में होंगे। तो यहाँ पर दूसरी डिफिनेशन लिखे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए कि घटनाएं E1 और करके घटनाएं E1, E2, E3 एंड so on En प्रदर्श समष्टि S के विभाजन को निरूपित करती हैं यदि फर्स्ट उन में से किसी भी 2 घटना का इंटरसेक्शन निकालने को क्या जाए, फाई के इक्वल। मतलब यहाँ पर E1, E2 ले सकते हैं, E2, E3 ले सकते हैं, E3, E10 ले सकते हैं। मैंने कोई भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन हमेशा फाई, जहाँ पर ये I और J, EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू फाई लिखे हैं, जहाँ I और J ये सब क्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 N है। लेकिन यहाँ पर I नॉट इक्वल टू J, क्योंकि हम यहाँ पर E1 इंटरसेक्शन E1 ले लेंगे तब तो कॉमन उसका इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो अगर 2 सेट इक्वल ले लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन वही सेट मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर ये I और J को बराबर नहीं लेना है। दूसरा डेफिनेशन, उन सब घटनाओं का यूनियन क्या होना चाहिए, S के इक्वल, सैंपल स्पेस के बराबर। उसी को लिखने का तरीका E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En को लिखने का तरीका होता है यूनियन ऑफ I बराबर 1 to N EI इक्वल टू सैंपल स्पेस। यहाँ पर भी चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर भी चाहे तो लिख सकते हैं कि वेयर I इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 एंड so on डॉट डॉट N। अच्छा, तीसरा पॉइंट किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, शून्यतर होना चाहिए। जहाँ पर यहाँ लिखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI नॉट इक्वल टू 0 वेयर I बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 N। तो अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो आप हमारी बात को समझ रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, न तो 0 हो सकती है न तो 1 हो सकती है। क्योंकि कम से कम एक घटना अगर 2 घटनाएं रहेंगी तभी जो है कि सैंपल स्पेस का, कम से कम 2 घटनाएं रहेंगी तभी जो है कि सैंपल स्पेस का क्या होगा, डिवीजन। और वो दोनों का जोड़ कितना हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। और जब दोनों में से कोई भी नॉट इक्वल टू 0 है तो निश्चित रूप से कोई भी उसमें से 1 नहीं हो सकता है। 0 तो है ही नहीं है, तो इसलिए 0 से 1 के बीच में सारी प्रोबेबिलिटी होंगी। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्यों इसको पहले बताने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को, बेज प्रमेय को
मैं जब डिफाइन करूंगा तो हेडिंग में या तो हम लिख देंगे कि जो E1 E2 E3 डॉट 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 EN है वो क्या करती हैं, सैंपल स्पेस का विभाजन करती हैं, या तो लिख देंगे कि वह क्या है, परस्पर अपवर्जी निषेध। तो दोनों बात एक ही है, मतलब किसी सैंपल स्पेस की जो घटनाएं हैं वह परस्पर अपवर्जी निःशेष कह लें, चाहे हम प्रदर्श समष्टि यश का क्या कह दें, विभाजन करती हैं, दोनों बात क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम लोग ग्राफिकली समझ लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं कि अगर कोई सैंपल स्पेस है तो उसकी जो n घटनाएं हैं और वह सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित करती हैं, क्योंकि इन दोनों में उसका यूज है। तो हम लोग पहले उसके फिगर से हम लोग उसको समझ ले रहे हैं कि आखिर वो फिगर कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, देख लेते हैं। तो ये देखें, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, चलिए यहीं पर देख लेते हैं। ये देखें, एक हमारा सैंपल स्पेस है, ये एक हमारा सैंपल स्पेस है ये, और इसकी जो है कि हम घटनाओं को ले रहे हैं, कुछ घटनाओं को ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक घटना ये ले लिया, ये E1 हम कह रहे हैं इसको, एक घटना में ये ले लिया, ये वाला, ये हमारा घटना E1 है, ये क्या है E2 है, और ये क्या है हमारा E3 है, और ये सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है EN E4 है, और ये कितना हो जाएगा E5 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें 5 घटनाओं को लिख दिए हैं, जिनमें से कोई भी 2 घटना में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, और सबका अगर यूनियन निकाल देंगे, ये देख पा रहे हैं कि ये E1 है, ये क्या है E2 है, ये क्या है E3, और ये क्या है E4, और ये क्या है E5। तो किसी भी 2 घटना का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, और उसका यूनियन निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। तो ये एक हम ऐसा फिगर बनाए हैं जो ये प्रदर्श समष्टि यश के विभाजन को ये घटनाएं निरूपित करती हैं। इसी को हम क्या कह देंगे, परस्पर अपवर्जी निःशेष भी कह देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी 2 का इंटरसेक्शन जो है फाई है, मिल नहीं रहा है, और दूसरी बात क्या है, सबका यूनियन क्या है, एस। और देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। ये लेते हैं, ये एक सैंपल स्पेस हमारा है ये, और इसकी ये घटना है, ये E1 है, ये क्या है, ये वाला E2 है, ये क्या है, ये E3 है, और चलिए कर लेते हैं ये क्या है, E4। तो ये देख पा रहे हैं कि जो भी घटना है, किसी भी 2 घटना में, क्योंकि E1 ये है, E2 ये है, तो E1 और E2 में कोई कॉमन टर्म है नहीं, E1 ये है, E3 ये है, E1 E3 में कुछ कॉमन है नहीं, E2 ये है, E3 ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। तो ये जो सैंपल स्पेस की ये 4 घटनाएं E1 E2 E3 E4 हैं, वो क्या है, सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित करती हैं। क्यों? क्योंकि किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है नहीं, क्योंकि ये इतना सा पोर्शन है तो 0 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, और दूसरी बात कि उनका जो इंटरसेक्शन मिल रहा है, वो 5 मिल रहा है, और तीसरी बात कि उनका सबका यूनियन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है। एक और देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल से इसको समझ लें हम लोग। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बना दिया, एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं इसका, ये एक हम ये बना ले रहे हैं, और एक सपोज कर लीजिए, हमारी मर्जी, हम किसी भी तरह से बनाए, बस क्या होना चाहिए कि कॉमन टर्म नहीं मिलने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बना लिया, ये, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको मैं कह दे रहा हूँ कि इस वाले इवेंट को E1 कह देना है, इस वाले इवेंट को क्या कह दें, E2 कह दें, इस वाले इवेंट को क्या कह दें, E3 कह दें, और इसको क्या कह दें, E4 कह दें, और इसको क्या कह दें, E5 कह दें, और ये हमारा जो है क्या है, सैंपल स्पेस। तो ये 5 घटनाएं ऐसी हैं जो सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित करती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है कि वेन डायग्राम से समझ गए होंगे कि आखिर सैंपल स्पेस के अगर विभाजन को कुछ घटनाएं निरूपित करती हैं तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। क्योंकि हम लोग जब इस संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को और बीज प्रमेय को जब देखेंगे तो इसका यूज किया जाएगा। अगर इसकी मैं बात कर लूँ, ये एक सैंपल स्पेस, ये एक सैंपल स्पेस है ये, और उसके 2 इवेंट हम ये ले लें, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, एक सैंपल स्पेस ये, और उसका एक इवेंट हम ले रहे हैं। एक बार और बना लें समझाने के लिए, ये सैंपल स्पेस है, आयताकार बॉक्स, और उसके बीच में 2 इवेंट लिए हैं अंदर। तो यहाँ पर अगर इसकी मैं बात करूँगा तो ये क्या है, अगर मैं इसको E1 का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं E2 का नाम दे रहा हूँ, तो ये E1 यूनियन E2 को निरूपित करेंगे। लेकिन इतना सा पार्ट तो बच जा रहा है ना, ये बच जा रहा है, इसका मतलब कि उसका यूनियन निकालने पर S नहीं आ रहा है, और 3 प्रॉपर्टी में से एक भी अगर फॉलो नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि वो सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित नहीं करते थे। यहाँ पर दोनों घटनाएं E1 और E2 सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित नहीं करते हैं। ये वाला जो पोर्शन हमारा है ये इंटरसेक्युलर पोर्शन है, आप जानते हैं इस बात को। और ये भी अगर देखें तो यूनियन जब इसका निकालेंगे तो यही आएगा,
यही आएगा। तो इस कंडीशन में भी हम देख पा रहे हैं, मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि दो अगर घटना है तो उसके यूनियन को ये दिखाता है, इंटरसेक्शन को ये दिखाता है, तो ये यूनियन इंटरसेक्शन की बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दोनों घटनाएं सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित करेंगे कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि इसका यूनियन निकालेंगे तो भी ये पोर्शन, इसका भी यूनियन निकालेंगे तो भी यही पोर्शन आएगा और इतना सा पोर्शन खाली रह जा रहा है, और इन दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो बस इतना सा पोर्शन रहेगा, ये सब स्पेस हमारा क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। इसलिए ये तीनों जो हम वेन डायग्राम के रूप में सैंपल स्पेस और घटनाओं को निरूपित किए हैं वो प्रदर्श समष्टि के विभाजन को घटनाएं निरूपित नहीं करती हैं। लेकिन ये जो फिगर हम बनाए हैं, इन तीनों ही फिगर में जो भी इवेंट हैं वो सैंपल स्पेस की विभाजन को, सैंपल स्पेस के विभाजन को निरूपित करती हैं। देखते हैं अब हम लोग संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या होता है। चलिए तो देखते हैं हम लोग संपूर्ण प्रायिकता क्या होता है। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर इसको हम लोग समझ ले रहे हैं तो समझ लीजिए बेज प्रमेय समझ गए, क्योंकि बेज प्रमेय कुछ इससे ज़्यादा ओवर नहीं है, बस इसी का क्या है, इन्वर्स है। तो उसको समझने से पहले हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसका मेन इम्पॉर्टेंट है इसका स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट हम समझ पा रहे हैं तो आगे समझ लेंगे। क्या स्टेटमेंट है इसका? किसी प्रदर्श समष्टि S की n परस्पर अपवर्जी तथा निःशेष घटनाएं। हमारी बुक में अगर लिखा होगा कि किसी प्रदर्श समष्टि की जो n घटनाएं हैं जो सैंपल स्पेस का क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, तो भी उसकी मीनिंग वही है, क्योंकि हम अभी जस्ट पिछले स्लाइड पर वही हम बताए हैं। तो किसी प्रदर्श समष्टि S की n परस्पर अपवर्जी तथा निःशेष घटनाएं E1, E2, E3 एंड सो ऑन En हैं, अर्थात मैं लिख भी दिया हूँ, अर्थात E1, E2, E3 एंड सो ऑन डॉट 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 En प्रदर्श समष्टि S का क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। मैं समझने के लिए लिख दिया कि अगर बुक में ये भी स्टेटमेंट लिखा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है। अगली बात, अगर इतना है तो क्या कर रहा है, तथा एक घटना A जो किसी एक, मतलब कि एक और उसी सैंपल स्पेस की एक और घटना है जो क्या होती है, इनमें से किसी एक के साथ, या तो E1 के, या तो E2 के, या तो E3 के, या तो डॉट 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 En के साथ क्या होती है, घटित होती है। अगर ऐसा होता है तब उसी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। जो घटना A है वो या तो E1 के साथ, या तो E2 के साथ, या तो E3 के साथ, या तो डॉट 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 En के साथ घटित होती है, तो उसी की प्रायिकता हमको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और लाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En। ये कुछ और नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हम लोग इसको भली बात ही जान रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो थ्योरम है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मीनिंग भी निकल रही थी कि प्रायिकताओं का कुल, मतलब टोटल माने कुल प्रायिकता हमसे पूछा रही, तो कुल प्रायिकता, जहाँ पर कुल की बात आती है तो प्रायिकताओं का योगफल होता है। लेकिन ये इतना कैसे, बस इसी बात को हम लोगों को समझना है। तो सबसे फर्स्ट पहला जो स्टेटमेंट यहाँ तक तो कम से कम दिया हुआ है, यहाँ तक जो दिया हुआ है उसके लिए पहले फिगर तो बना लें। तो एक हमारा सैंपल स्पेस है ये वाला, ये, और उसकी n घटनाएं परस्पर अपवर्जी तथा निःशेष हैं। तो मैं इस वाली घटना को, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है वो दिखा रहा है E1 को, और जो ये वाला क्षेत्र है वो दिखा रहा है E2 को, और जो ये वाला क्षेत्र है वो दिखा रहा है किसको, E3 को एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और जो ये वाला हमारा क्षेत्र है वो दिखा रहा है किसको, En को। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि परस्पर अपवर्जी तथा निःशेष की कंडीशन में अगर कोई n घटनाएं हैं सैंपल स्पेस की और वह परस्पर अपवर्जी तथा निःशेष हो तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। मैं बैक स्लाइड पर, पिछली स्लाइड पर इसको हम समझाने की कोशिश किए हैं। अच्छा, अब क्या है, एक इवेंट है जो या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो डॉट 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 इसके साथ क्या होती है, घटती है। तो उसको बना कैसे सकते हैं, ये फिगर, ये ऐसा मतलब इवेंट है, देख पा रहे हैं, इसके साथ घटा है, माने किसी एक के साथ घटना चाहिए। अगर बाय द वे हम क्या कर लेते हैं कि ऐसा फिगर बना लेते हैं, तो क्या हो रहा है, E1 के साथ घट रहा है, E2 के साथ तो घट रहा है, लेकिन E3, E4 डॉट 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 En इनके साथ नहीं घट रहा है, लेकिन कम से कम किसी एक के साथ घटना चाहिए। इसकी मीनिंग ये होती है कि या तो E1 के साथ, या तो E2 के साथ, या तो E3 के साथ, या तो En के साथ, चाहे E1 E2 E2 E3 E3 E4
मैंने ऐसे जितना भी बन सकता है कम से कम एक का मतलब यूनियन होता है, किसी एक के साथ घटने की कंडीशन में ऐसा हमारा फिगर बनेगा, ये ध्यान देने की बात है। अगर ये हमसे कह रहा है कि कम से कम किसी एक के साथ, मतलब कि इनमें से किसी एक के साथ घटित होती है, तो भाई हमको सारे चांसेस खोजने हैं, इसके साथ भी मान करके चलना है कि अगर इसके साथ घटेगा तो क्या होगा, इसके साथ या तो इसके साथ या तो इसलिए ऐसा फिगर दिखाया जाता है। अब उसके बाद हम इसको क्या लिख रहे हैं, ये जो हमारा इवेंट है इस वाले एरिया को हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, ए से डिनोट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर बस इतनी सी बात है कि ये जो पोर्शन होता है हमारा ये वाला, वो क्या है, ए का और E1 का इंटरसेक्शन है। ये जो पोर्शन हमारा है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पर लिख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए E1, ये E1, और ये वाला जो पोर्शन ये वाला ये छायांकित क्षेत्र है वो क्या है, A और E2 का इंटरसेक्शन है ये। और जो ये वाला पोर्शन है वो किसका है, A इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। और जो ये वाला हमारा पोर्शन है ये वाला वो क्या है, ये है A का और इंटरसेक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं EN। अगर इतना देख पा रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि जो A है हमारा, A बराबर वो कितना हो जाएगा, इतना 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 इतना, इन सब का अगर हम क्या निकाल देंगे, यूनियन निकाल देंगे, ये यूनियन ये यूनियन ये यूनियन डॉट 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 ये निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ए निकल जाएगा, क्योंकि ए एक सेट है और उस सेट को हम इन सारे पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, तो सबका यूनियन अगर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 यूनियन एंड सो ऑन डॉट 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 यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन EN। बस अब क्या कर लेते हैं, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी A चाहिए, A की हमको प्रायिकता चाहिए। तो अगर देख पा रहे हैं कि हमको अगर PA निकालना हो, PA अगर निकालना हो तो क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका हमको प्रायिकता निकालनी है। और हम जानते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये वो क्या है, परस्पर अपवर्जन, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन टर्म है ही नहीं, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, किसी भी घटना में कोई टर्म कॉमन नहीं है। और हम जानते हैं ये कि अगर A यूनियन B यूनियन C अगर लिखा गया हो और इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी हो और ये कहा जा रहा है कि ये ABC क्या है, परस्पर अपवर्जी है, तो इसकी प्रायिकता हो जाती है PA प्लस कितना PB और प्लस कितना PC। ऐसे अगर n घटनाएं हो तो ऐसे ही सब प्रायिकताओं को जोड़ दिया जाता है। वो कैसे इस बात को समझते हैं हम लोग, तो जस्ट पीछे वाले क्लास को देखेंगे, लेक्चर नंबर 5 को 4th को देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। और ये इसी को जनरलाइज कर दिया गया था, A यूनियन B बराबर जो होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो जब A और B परस्पर अपवर्जी होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 के बराबर, तो ये खत्म हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर कितना आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। उसी प्रकार से कितनी भी इसमें घटनाएं n घटनाएं हों तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी वो सब घटनाओं के प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होता है, कब, जब सब घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब क्या है, परस्पर अपवर्जी है, क्योंकि इसमें कुछ भी टर्म कॉमन नहीं है। तो उसका अगर प्रायिकता हमको निकालना है तो सभी प्रायिकताओं को बस जोड़ दे रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3 और प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EN। ये बात क्लियर है। अगर ये क्लियर है तब आगे की कहानी खत्म, क्योंकि हम लोग देखे थे कि अगर दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो उसको डिनोट किया गया था। यहाँ पर मैं लिख दूँ कि अगर एक घटना हमारा कितना है, ये E1 है और एक घटना क्या है, E2 है। तो एक साथ घटित होते हैं तो उसको E1 इंटरसेक्शन E2 से डिनोट किया जाता है। और इसकी प्रायिकता निकालने की बात की गई थी। तो इन दोनों में पहले कौन घटा था, अगर मान लिया कि पहले कौन घटा था, E1, तो लिखे थे कि इसको कैसे, PE1 और इनटू इसके घटने के बाद E2 की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो E2 अपॉन E1 ऐसे लिखा गया था। तो इतना बराबर ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब देखें कि पहले सैंपल स्पेस की घटनाएं कौन घटी हैं, E1 E2 E3 डॉट 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 EN घटी है, तब ना उनमें से किसी एक के साथ A घटा है। इसका मतलब पहले कौन घटा है, इन दोनों में से पहले कौन घटा है, E1 घटा है, तब A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इन दोनों में कौन घटा है पहले, E2, तब A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसको कैसे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En। यही हमको लाना था। इसको अगर देखें तो कोई प्रूफ में दम नहीं है इसके। 3 लाइन में हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। लेकिन बस इतनी सी बात है कि हो सकता है कि याद रखने में समस्या हो सकती है, तो याद रखने में भी कोई समस्या नहीं है। अभी जस्ट हम इसको इरेज करके याद करने का तरीका ही बता रहे हैं हम। ये इसी को नोटिस रूप मतलब कि नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI। ये अगर ऐसे लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि I का मान 1 से लेकर के n तक रख लेंगे तो यही सब टर्म बनेंगे। समेशन, ये सिग्मा का मतलब योग होता है, तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी हम इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि अगर ये नहीं भी याद है तो कैसे, मतलब कि हर प्रश्न को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जो बताने जा रहे हैं याद रखने का तरीका। तो कुछ इसमें से इरेज पार्ट करके और समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। तो क्या था, एक सैंपल स्पेस की n घटनाएं थी। ये n घटनाएं थी। इसको मैं लिख रहा हूँ E1, इसको मैं लिख दे रहा हूँ E2 और इसको मैं लिख दे रहा हूँ E3। ये सब घटनाएं हैं। डॉट 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 ये जो इवेंट है हमारा इवेंट, ये En हमारा ये इवेंट है। और इनके घटने की प्रोबेबिलिटियाँ क्या है? PE1 और इसके घटने की प्रायिकता क्या है? PE2 और इसके घटने की प्रायिकता क्या है? PE3। ऐसे करके डॉट 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 इसके घटने की जो प्रायिकता है वो PEN है। अब इनके घटने के बाद माने इन सब घटनाओं के साथ एक ये घटना ले ली गई है जो इनमें से किसी एक के साथ घटित होती है। तो यहाँ से अब करेंगे क्या? ऐसे करके डॉट 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 ये। अब ये घटना घटित होती है, उसकी प्रायिकता है। जब ये घटित होती है तभी उसके साथ कौन घटित होता है? E। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि ये घटना घटने के बाद इसकी प्रायिकता कैसे डिनोट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 से न हो तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? A लिख रहे हैं, क्योंकि A लिए थे। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A और अपॉन क्या हो जाएगा? E1। इसको कैसे लिख देंगे? इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 और इसको कैसे लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन कितना हो जाएगा? E3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। इसको कैसे लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En। बस करना क्या है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू ये मतलब कि इतना गुणे इतना प्लस इतना गुणे इतना प्लस इतना गुणे इतना प्लस डॉट 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 इतना गुणे इतना। तो ये याद रखने का सिंपल तरीका है। हर सवाल को हम इसी फिगर से कनेक्ट करके अगर लगाएंगे तो गलती की संभावना कम होगी। क्या है इसका स्टेटमेंट कि ये सब घटनाएं अगर घटित होती हैं और एक कोई इवेंट है जो इनमें से किसी भी एक घटना के साथ घटित होती है, या तो इसके या तो इसके या तो इसके, तो फिर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर वो निकालना होगा तो इस फार्मूले का हम यूज, इसकी प्रायिकता अगर निकालनी होगी तो किसका यूज कर लेंगे? इसका यूज कर लेंगे। देखते हैं बेज पर में क्या होता है। चल देखते हैं बेज पर में या इसी का मैं नाम लिखा हूं इनवर्स ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, जो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय था, उसी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसी बेज प्रमेय का दूसरा नाम दे सकते हैं इनवर्स ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आखिर क्यों उसका अपोजिट है, इसकी मीनिंग तो जब हम प्रूफ करा लेंगे तब बताएंगे कि आखिर उसका अपोजिट इसको क्यों कहा गया है। तो सबसे फर्स्ट फिर एक बार पहला काम हम लोग क्या करेंगे? इसके स्टेटमेंट को फिर से एक बार समझेंगे। तो अभी जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बताए हैं उसके स्टेटमेंट में और इसके स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं, सेम स्टेटमेंट एकदम। देखें यहाँ तक एकदम सेम। किसी प्रदर्श समष्टि S की n परस्पर अपवर्जी तथा निशेष घटनाएं ये E1 E2 E3 डॉट 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 En हैं
अर्थात ये समझ पा रहे हैं मेरी बात को, अर्थात E1 E2 E3 डॉट 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 En पर समझ TS का क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, तथा एक घटना A जो किसी एक E1 या E2 या E3 या डॉट 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 En ब्रैकेट में इसको लिख दिए हैं समझने के लिए कि किसी एक की मीनिंग क्या है, के साथ क्या होती है, घटित होती है। तब अब हमको ये सिद्ध करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, और मैं बता दूं कि जब इस थ्योरम का भी प्रूफ करा ले रहे हैं और जब एक दो एग्जाम्पल इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब बता देंगे तो फिर एक बार जो बैक होकर के इन दोनों को देखेंगे तो एकदम से बेटर समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल इसको पूरा करते हैं। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A, मतलब कि EI की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जबकि A हो चुका है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI अपॉन समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI। है कोई दम नहीं, इसका प्रूफ 3 से 4 ही लाइन में करेंगे, लेकिन बस मीनिंग को समझाने के लिए इस स्लाइड पर से हम पूरा मिटाएंगे, तो उसके बाद मीनिंग इसकी क्या है वो मैं समझाऊंगा और याद रखने का तरीका ही बताएंगे। देखते हैं इसको। तो सेम प्रोसेस जिस प्रकार से वहां पर हम किए थे, क्या करेंगे, एक इवेंट A लेंगे जो इनमें से किसी एक के साथ होता है, तो किसी एक के साथ होने को ऐसे ही फिगर से दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो तो पॉसिबिलिटी है, ए के साथ सोच सकते हैं, बी के साथ सोच सकते हैं कि हो रहा है, सी के साथ सोच सकते हैं कि हो रहा है, मतलब यहाँ पर E1 E2 E3 डॉट 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 इनके साथ अगर हो रहा है तो सोचेंगे तो ऐसे ही ना होगा, हो सकता है इसके साथ हो जाए, हो सकता है इसके, तो ऐसे करके सबके साथ हम बना देंगे एक इवेंट ए। ये हमारा कौन है, ये वाला जो एरिया है वो कौन है, ए का है। तो इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, ए इंटर। सेम प्रोसेस, सबसे पहले पी हमको निकालना है, क्योंकि अगर ये देख पा रहे हैं ध्यान से, अगर ये देखें तो ये कुछ और नहीं है, पीए ही है। अभी हम पीए के लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाले हैं तो उसके लिए यही है, तो बस इसको पहले निकालें, उसके बाद हम इसकी मीनिंग को बताएंगे। ये अगर ध्यान से देखें तो कौन है, ये पीए है, ए की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि E1 E2 E3 डॉट 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 En के साथ में से किसी के साथ अगर ए होता है तो ए की जो प्रायिकता थी हम यही लिखे थे, ये नीचे वाला पोर्शन, तो पहले वही लगाएंगे। तो 3 लाइन तो उसमें हमारा जाएगा, उसको लिख दे रहे हैं। पहले क्या लिख देंगे, चूंकि ए बराबर कितना है, सेम प्रोसेस, ये वाला पोर्शन, और इसको क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन E1 कहेंगे, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ये ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन इसका ए इंटरसेक्शन En और यूनियन डॉट 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 इसका क्या हो जाएगा, इसका ए इंटरसेक्शन En, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन En। अब हमको इसकी प्रायिकता अगर निकालनी है तो चूंकि ये सब क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं, इसलिए अगर ए की प्रायिकता निकालनी होगी तो जब 2 सेट इक्वल है तो इसकी प्रायिकता बराबर इसकी प्रायिकता, और इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो सारी प्रायिकताओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 और प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। यहाँ तक बढ़ने के बाद बस क्या कर लेना है, क्योंकि सैंपल स्पेस में अगर E1 E2 E3 में ये घटनाएं होंगी तभी उनमें से किसी एक के साथ कौन होगा, ए होगा, यानी कि पहले कौन घटित होता है, ये E1 E2 E3 डॉट 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 En होती हैं, तब ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले कौन होता है, E1, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इनटू कितना हो जाएगा, इनटू इसको क्या लिख देंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये भी, चलिए लिख ही दे रहे हैं, इसको लिख ही दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 और प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En ये और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En, ये लिख दे रहे हैं। ये तो हमारा कौन निकल गया, ए निकल गया। इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं समेशन ऑफ कितना, i बराबर 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI और इनटू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI। ये इसी को तो लिखे थे अभी जस्ट। अब हमको निकालना क्या, हमको तो ये निकालना है,
हमको बस ये निकालना है, तो लिखेंगे नाउ अब कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपान ए। मीनिंग अभी बताएंगे ये स्लाइड जब इरेज करेंगे तो क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये दिखाई दे रहा है कि हमको ई आई की प्रोबेबिलिटी बताना है जबकि ए हो चुका है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए और अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बताएं कोई प्रॉब्लम? तो फिर इसको तो लिखने का तरीका क्या होता है इसको, क्योंकि ये जो ई आई है, ई आई का मतलब क्या है, E1 E2 E3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले तो यही हुआ होगा ना, ये हुआ होगा, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये जो हम सॉल्व किए हैं उस वही तो मीनिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर सोचना नहीं है कि पहले हम PA इंटू पी ई आई बाई ए लिखें कि क्या लिखें, कुछ नहीं सोचना है। पहले ये ई आई मतलब E1 E2 E3 डॉट 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 एन पहले होती हैं, तब जो है कि ये उनमें से किसी एक के साथ होता है। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई और इंटू कितना लिख देंगे, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान ई आई। तो ये हो जाएगा ए और अपान कितना के, ई आई के, और बटे में इस पी ए की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये जो पी ए की वैल्यू उसको तो हम निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर के n तक, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान ई आई। तो देख पा रहे हैं कि डेरिवेशन में कोई दम नहीं है, देख पा रहे हैं जितना हमको दिया गया था वो आ गया है। यार आई बराबर कितना है, 1 2 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। डेरिवेशन में कोई दम नहीं है, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जब इस फार्मूले का यूज करना स्टार्ट करेंगे, तब जो है कि हमको सब सेट करना पड़ेगा कि कैसे जो है कि हम मतलब ये फार्मूला भूलने का भी चांस रहता है। तो इसलिए कैसे इसको याद रखें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जस्ट इतने से पोर्शन को हम मिटा करके याद रखने का तरीका बताता हूँ कि याद रखने का तरीका क्या है और क्यों इसको इनवर्स ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहा गया, इनवर्स ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों कहा गया, देखते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे, उससे सूत्र भी याद रहेगा, भूलेगा नहीं। देखते हैं, हमारे पास किसी सैंपल स्पेस की ये n इवेंट थी, लिख ले रहा है यहाँ पर, एक इवेंट में लिख रहा हूँ ये E1, ये मैं इवेंट क्या लिख दूँ, E2, और ये मैं लिख रहा हूँ इवेंट एक और बस मैं लिख रहा हूँ E3 एंड वन डॉट डॉट डॉट। इस इवेंट को हम क्या लिख रहे हैं, EN, इस इवेंट को हम लिख रहे हैं EN, और एक इवेंट हमारा A है जो इनमें से किसी एक के साथ क्या होता है, घटित होता है। तो फिर पहले ये हुआ होगा तभी इसकी प्रोबेबिलिटी को पूछा जाता है। तो E1 अगर होगा तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम P E1 से डिनोट कर दे रहे हैं। और जब ये होता है तब इसकी प्रायिकता अगर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E1, और अगर ये होता है तो इसकी प्रायिकता को हम किससे डिनोट कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 से। तो अगर ये होता है उसके बाद इसकी प्रायिकता को निकालेंगे तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E2, और ये अगर ये होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को किससे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और ये होने के बाद इसकी प्रायिकता को लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E3, और एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अगर इसकी बात करें, अगर इसकी बात किया जाए तो ये हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ EN, और ये होने के बाद अगर इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान EN। अब समझते हैं, अगर यही फिगर एकदम से हम टोटल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को याद रखने के लिए मैंने बताया था, तो फिर अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो भी यही फिगर हमारा काम कर लेगा। बस इतनी सी बात होती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा जाता है हमसे, ए की प्रायिकता इसकी पूछ जाती है, तो हम निकालते हैं PA इक्वल टू इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस डॉट 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 इतना इंटू इतना। लेकिन अब हमसे ये दे दिया होता है, ये हमको दे दिया होता है और पूछता है तब इसकी प्रायिकता, देखिए उल्टा कर दिया, ये इसकी प्रायिकता हमसे पूछ रहा था टोटल प्रोबेबिलिटी में। अब क्या कहता है कि ये देखें ना यहाँ पर, ये EI की प्रोबेबिलिटी चाहिए। EI की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, या तो E1 की निकाल दें या तो जो पूछेगा वही निकालेंगे। अगर E1 की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे और हमको ये दिया है तो लिखेंगे PA अपान E1। देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हमको ये दिया हुआ है पूछ रहा है इसकी प्रायिकता, तो ऊपर क्या रहेगा, E2 अपान A। ये ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन लिखा है,
याद रखने का भी तरीका बता रहे हैं। अगर हमसे ये कह रहा है कि ये गिवन है, इसकी प्रायिकता बताइए, तो उसको कैसे नोट करेंगे, PEN/A से, क्योंकि ये हो चुका है और इसकी प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो फिर इसको याद रखने का तरीका सिंपल, यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रायिकता, मतलब इनमें से सपोज कर लीजिए कि हमको इसकी प्रायिकता पूछ जा रही है E1 की, तो कैसे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, जबकि A हो चुका है। उल्टा है कि नहीं, ये दिया है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा था, पहले क्या था, इसकी प्रायिकता पूछी जा रही थी, तो इसी का अपोजिट होता है हमारा क्या, बेस थ्योरम। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/ अगर A हमको चाहिए तो कैसे लिख देंगे, पहले ये E1 ही होता है पहले, तो ये PE1, ये मतलब अगर ये हमको निकालना है PE1/A निकालना है तो इस प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे। अगर इसकी प्रायिकता को लिखनी है, मतलब कि ये हो चुका है और ये इससे घटित होता है, ये हमको चाहिए, ये हो चुका है, इसकी प्रायिकता पूछी जा रही है, तो इसको अगर लिखना होगा तो याद रखने का तरीका इतना इंटू इतना लिखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे हो जाएगा, नीचे सबके प्रोडक्ट का सम, सबके प्रोडक्ट का सम। तो यहाँ पर हम उसी को लिख दे रहे हैं संकेत ही रूप में, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है। तो ये I बराबर 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, और फिर यहाँ पर कितना लिख देंगे, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, ये A/EI लिख देंगे। अच्छा, अगर हमसे पूछता कि ये दिया गया है तो इसकी प्रायिकता बता दीजिए, इसकी प्रायिकता मतलब कि ये गिवन है, मतलब कि सब मिला के PE2/A की पूछेगा, तो यहाँ पर बस क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, E2 लिख, बाकी सब इन सब का प्रोडक्ट का सम नीचे लिख देंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसकी प्रायिकता बता दीजिए, किसकी, E3 की, तो यहाँ पर E3 हो जाएगा, तो यहाँ पर E3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर मैंने ये वाला प्रोडक्ट ऊपर, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसके प्रोडक्ट को ऊपर कर देंगे और नीचे सारे प्रोडक्टों का सम। अगर इसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है, यहाँ से ये गिवन है और इसकी प्रायिकता, तो ये प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगा और बाकी सब प्रोडक्टों का सम क्या हो जाएगा, नीचे। तो बहुत ही जो है कि याद रखने का एक सिंपल ये तरीका है, और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, इस फिगर से कनेक्ट कर लेंगे, तो हम लोग को सूत्र भी नहीं भूलेगा और लगाने में भी कहीं मिस्टेकिंग नहीं होगी। देखते हैं अब इस पर बेस्ट क्वेश्चंस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और एक आध क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन को पूरा मतलब कि एकदम से विस्तार से बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ प्रश्नों में मतलब थोड़ा सा शार्ट भी मार दिया जाएगा। ये कहने का मतलब कि सब कुछ समझ में आएगा, बस लिखने वाला काम थोड़ा सा कम कर लिया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, हड़ताल नहीं होने की तथा होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता है क्रमशः 0.8 तथा 0.32 है। निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात की। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या लेट किया जाए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हम ये निष्कर्ष निकाल दे रहे हैं कि क्या मतलब कि कौन प्रायिकता कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता हमको निकालनी है कि बेज प्रमेय निकालना है, बेज प्रमेय का यूज करके प्रायिकता निकालना है। तो जब इतना सा काम सेट करेंगे तो सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी दिया गया है, इतना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, माना हड़ताल होने की अगर घटना रही होगी तभी तो प्रायिकता दिया है, होने की घटना क्या है, E1 तथा हड़ताल न होने की, हड़ताल न होने की घटना E2 है। तब इसकी प्रायिकता हमको दिया गया है कितना, E1 की जो प्रायिकता दिया गया है, हड़ताल होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.65, पॉइंट थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 0.65। अच्छा, अब बात रह गई कि हम जानते हैं जो भी इवेंट होते हैं सैंपल स्पेस का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। तो विभाजन अगर करते हैं तो उन सारी प्रोबेबिलिटियों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। इसलिए ये E1 और E2 सैंपल स्पेस की ऐसी तो इवेंट है यहाँ पर कि क्या करती हैं
क्योंकि बेस प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाने के लिए जो दोनों इवेंट हैं वो सैंपल स्पेस का विभाजन करेगी, मतलब दोनों की प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर आएगा। तो ये अगर हमको दिया गया तो इसकी अगर प्रायिकता निकालनी है जो कि दे नहीं रखा है तो कितना हो जाएगा, 1 में से इसको घटा देंगे तो 0.35 आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर कितना E2 इक्वल टू 0.35। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 0.65 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 0.35। एक में से घटा लेंगे इसको। नेक्स्ट आगे लेते हैं अगली बात, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, हड़ताल नहीं होने की तथा होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः इतना है। निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्या लिख रहे हैं कि माना तथा, यहाँ पर लिख रहे हैं तथा माना निर्माण कार्य के निर्माण जिसकी प्रायिकता पूछ रहे उसको लिखते हैं माना निर्माण तथा माना निर्माण कार्य के समय से पूर्ण होने की प्रायिकता कितनी है, A है। ये मैंने लिख लिया, तो इसलिए इतना हो जाएगा। और ये कह रहा है कि हड़ताल नहीं होने की, तो पहले नहीं होने की लिखा है तो नहीं होने की दर्शाना, मतलब कि निर्माण कार्य पूर्ण होता है कब, जब हड़ताल नहीं होता है तब। तो जब ये हड़ताल नहीं होता है तो ये उसके लिए ये है, और हड़ताल नहीं होता है तब निर्माण कार्य पूरा होने की प्रायिकता अगर हमको निकालना है तो P A अपन कितना हो जाएगा, ये E2, और ये कितना के बराबर दे रखा है, ये है 0.8। फिर उसके बाद कह रहा है ये हड़ताल अगर होता है तो काम पूरा होता है, तो उसके लिए ये है। तो हड़ताल अगर होता है तो ये पहले ये होता है फिर उसका निर्माण कार्य पूरा होता है। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, A/E1 इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है, ये 3.32। यहाँ पर लिख भी सकते हैं चाहे तो, तथा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इक्वल टू 0.32, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इक्वल टू कितना, इक्वल टू है 0.8। ये ठीक। अब उसका क्या निकालना है, तो हमसे कह रहा है निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, मतलब इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। जब ये कहता कि ये गिवन है तब निर्माण कार्य, मतलब यहाँ से प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, चाहे इसकी प्रायिकता बता दीजिए, तब बेस में लगता है, लेकिन पूछ रहा डायरेक्ट कि निर्माण कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू, डायरेक्ट बिना फार्मूला लिखे भी लिख सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखना है तो ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा, ये पहले लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, बस वैल्यू को पुट कर लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू है 0.65 और इंटू ये A/E1 की वैल्यू है 0.32 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 0.35 और इंटू ये है 0.80 लिख दे रहे हैं। तो इसको अगर ऐसे हम कर दे रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है, नहीं तो बटे में 100 बटे में 100 बटे से करके भी किया जा सकता है। तो किसी भी तरह से बस इसको हमको क्या कर लेना है, कर ले रहे हैं, इसका प्रोडक्ट कर ले रहे हैं, इसका प्रोडक्ट कर ले, दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हम देख करके लिख दिए हैं, ये इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर 0.488 आया हुआ है, देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः निर्माण कार्य के समय से पूर्ण होने की प्रायिकता, यहाँ पर लिख देंगे अतः निर्माण कार्य के समय से पूर्ण होने की प्रायिकता इक्वल टू 0.488, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो थैले फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक मैं थैला ही बना लूं, यहाँ पर एक थैला हमारे पास है, ये इसमें क्या है, यहाँ पर आ रहे हैं थैला, ये फर्स्ट, ये थैला फर्स्ट है। इसमें क्या है, 3 लाल यानी कि 3 रेड और 4 काले 4 ब्लैक गेंदें हैं। और क्या है, ये थैला सेकंड है,
जबकि थैले सेकंड में 5 रेड एंड 6 ब्लैक गेंदे हैं। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई। लाल रंग एक गेंद निकाली गई। थोड़ा सवाल को देख लेते हैं। निकाली गई जो लाल रंग की है, निकाली गई जो लाल रंग की है, जो लाल रंग की है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई। तो सब मिला जुला करके हमको किसी एक थैले से, यहाँ पर क्या कहा है कि किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है और ये गिवन है कि वह क्या है, लाल है। तो फिर वो पूछ रहा है कि इस बात की प्रायिकता बता दीजिए कि वह सेकंड थैले से गेंद निकाली गई। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट काम कर लेते हैं। ये हम E1 ले रहे हैं यहाँ पर, E1 और ये E2। ये है क्या चीज पहले मैं बता दूं। E1 और E2 जो है वो है क्या चीज, यहाँ पर लिखेंगे माना इस थैले को चुना गया, इस थैले को चुना गया और क्या निकाला गया, लाल निकाला गया। या इस थैले को चुने और क्या निकाले, लाल। तो हम लिख रहे हैं थैले फर्स्ट की घटना, थैला फर्स्ट से लाल गेंद निकलने, लिख रहे हैं थैले फर्स्ट पर, क्योंकि इस थैले को चुना गया और लाल गेंद निकाला गया है। इस थैले को चुना गया और लाल, यहाँ पर लिख रहे हैं कि माना थैला फर्स्ट की घटना E1 तथा थैला सेकंड की घटना E2 है तथा गेंद लाल होने की घटना क्या है, ए लिख रहे हैं, ए है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं कहूं कि E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि दो थैले हैं, पहले थैले को चूज करेंगे तब ना उसमें से लाल गेंद निकालेंगे। तो थैला अगर हम फर्स्ट अगर लिखेंगे तो फर्स्ट की अगर प्रोबेबिलिटी लिखना चाहेंगे तो दो ही थैले हैं हमारे पास, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 और इसकी प्रायिकता 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर 1/2 और तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब उसके बाद थैला फर्स्ट चुन करके और गेंद क्या निकाली जाती है, लाल निकाली जाती है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर E1 की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। अब उसके बाद थैला ये चुना जाता है और रेड गेंद निकाली जाती है। तो मतलब फर्स्ट थैले से रेड गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 3/7, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फर्स्ट थैला चुन करके और लाल गेंद निकाली जाती है। क्यों, लाल गेंद होने की घटना को हम क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/7। ये हो जाएगा 3/7। और ये थैला चुन करके और तब लाल गेंद निकाली जाती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A और अपन कितना, E2 इक्वल टू कितना, सेकंड थैले में कितना लाल है, 5, तो 5 6 11, तो हो जाएगा 5/11। बस अब कह रहा है कि लाल है, ये गिवन है, कह रहा है कि जो गेंद निकाली गई वो लाल है। तो ये बताइए कि वो सेकंड थैले से यहाँ से निकाली गई है। तो हम अगर ये स्पष्ट कर पा ले रहे हैं कि वो बेस प्रमेय लागू होने वाला है कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, तो फिर हम लोग लगा लेंगे सवाल को, क्योंकि दोनों के फार्मूले में हम लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि वो इस थैले से निकाली गई, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो क्या रूल्स बताएं हम, इन दोनों के प्रोडक्ट को ऊपर कर देंगे और अपान में सभी प्रोडक्ट का सम नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखना चाहें तो ये भी लिख दीजिए, ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इक्वल टू 3/7, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इक्वल टू 5/11 लिखेंगे। अब क्या निकालना है हमको, इस बात की प्रायिकता निकालनी है जब ये हो चुका है। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और अपन क्या हो जाएगा, A इक्वल टू, ये बेस पर में है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस सही प्रोडक्ट, सॉरी ये वाला प्रोडक्ट ऊपर रहेगा क्योंकि उस थैले से निकालना है। तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E2 अपान सारे प्रोडक्ट के सम को नीचे कर ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू को डायरेक्ट 1/2 इंटू 5/11, 1/2 इंटू 5/11 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। बस इसी को सॉल्व कर ले, कैलकुलेट करनी है, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लो, बस ये 1/2 काउंट करके काट लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5/11, नीचे हो गया 3/7 और प्लस 5/11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/11 अपान ये हो जाएगा 33 और 35, 33 68 और बटे में हो जाएगा 11 7 77, ये हो जाएगा कितना के 77 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, लिख रहे हैं 5/11 और गुणे 77 बटे में 68 हो जाएगा, ये 68 होगा, ये गुणे 68, अब ये हो जाएगा कितना, 11 7 77 7 बचे 35 बटे में 68, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि 3 अभिन्न डिब्बे फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं, डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं और डिब्बे थर्ड में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का है। एक व्यक्ति यादृच्छिया एक डिब्बा चुनता है और उसमें से यादृच्छिया एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की प्रायिकता क्या है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी क्या है, सोने का। सबसे पहले इसकी मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसकी मीनिंग को समझते हैं। इसके पास 3 डिब्बे हैं, एक डिब्बा ये है, इसको फर्स्ट हम कह रहे हैं इस डिब्बे को, और एक डिब्बा ये है, इसको हम सेकंड कह रहे हैं, और ये डिब्बा हम इसको क्या कह रहे हैं, थर्ड कह रहे हैं। तो डिब्बा फर्स्ट डिब्बा होने की घटना E1 लिख रहे हैं, सेकेंड डिब्बा होने की घटना E2 लिख रहे हैं और थर्ड डिब्बा होने की घटना E3 लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं कि माना फर्स्ट डिब्बा होने की घटना E1, सेकेंड डिब्बा होने की घटना E2, थर्ड डिब्बा होने की घटना E3 है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। क्यों, क्योंकि 3 डिब्बे हैं, एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है, ये E3 भी 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये कह रहा है कि फर्स्ट, ये अगली बात, इसमें से एक डिब्बे को चुना जाता है और एक सिक्का निकाला जाता है। इसमें से एक डिब्बे को चुना जाता है और एक सिक्का निकाला जाता है, और वो सिक्का क्या है, सोने का है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर सिक्का सोने की घटना, सिक्का सोने का है, इसकी घटना हम क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या निकालेंगे, यहाँ पर PA/E1 निकालेंगे, और ये क्या है, PE1 है, और ये क्या हो जाएगा, PA/E2 निकालेंगे, और ये क्या निकाल देंगे हम, PA/E3 निकाल देंगे ये। तो फिर ये PE1, ये PE2, ये क्या है, PE3, सब 1/3, ये भी 1/3। अब इसको चुने और क्या निकालें, सोने का सिक्का निकालें। देखिए यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति यादृच्छिया एक डिब्बा चुनता है और उसमें से यादृच्छिया एक सिक्का निकालता है। यदि
सिक्का सोने का है तो इस बात की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले कि हम इस डिब्बे को चुनते हैं और क्या निकालना है हमको? सोने का सिक्का, यानी कि डिब्बा फर्स्ट चुनते हैं और सोने का सिक्का हमको निकालना है। तो देखिए डिब्बा फर्स्ट में कब सिक्के हैं? डिब्बा फर्स्ट सब में दो सिक्के हैं, सब में दो सिक्के हैं। तो डिब्बा फर्स्ट में कितने हैं? दोनों सिक्के सोने के हैं, तो सोना दोनों सिक्के हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी तो इसकी 1 हो जाएगी। अगर इसके प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, दोनों सिक्के अगर सोने के हैं और हमको एक ही सोने का सिक्का निकालना, 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसकी प्रायिकता 1 हो सकती है, लेकिन इसकी प्रायिकता कभी 1 नहीं होगी, इसकी प्रायिकता कभी 1 नहीं होगी, इसकी प्रायिकता कभी 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दिया गया है वो सैंपल स्पेस का क्या करती हैं? इवेंट विभाजन करती हैं, तो सभी प्रायिकता शून्यतर होगी। और दूसरी बात की उनकी प्रायिकताएं 0 और 1 के बीच में होगी। ये प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उसके बाद इस E2 में कितने हैं सोने के सिक्के? सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं। तो अगर चांदी के हैं तो भाई सोने का सिक्का निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें सोने के सिक्के 1 भी नहीं है। तो अनुकूल अवसरों की संख्या 0/अनुकूल अवसरों की संख्या 2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? 0। और इसमें कह रहा है कि एक सिक्का सोने का है और एक चांदी का। देखिए थर्ड में एक सोने का और एक चांदी का, तो एक सिक्का हमको निकालना है, कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि 2 सिक्के हैं और उसमें एक सिक्के का है सोने का सिक्का है, तो सोने का सिक्का होने की प्रायिकता 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है लास्ट में यही स्टेटमेंट समझना है, यदि सिक्का सोने का है, ये गिवन है, तो इस बात की प्रायिकता कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। मतलब इसमें देखें दोनों सोने के हैं, इसमें दोनों चांदी के हैं, और इसमें एक सोने का और एक चांदी का है। तो कह रहा है कि सिक्का जो निकाला गया सोने का है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि जिस डिब्बे से निकाला गया था उसमें दूसरा सिक्का भी सोने का है, मतलब कि इस डिब्बे से निकाला गया। इसका मतलब ये है कि यह सोने का है, तो डिब्बा फर्स्ट से निकाला गया, इस बात की प्रायिकता क्या है? तो सीधा क्या दिख रहा है? बेस पर में। क्यों? कि ये गिवन है और इस डिब्बे से निकाला गया, इस बात की प्रायिकता हमको चाहिए। तो क्या लिख देंगे? P(E1/A) लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए P(E1/A) इक्वल टू, बस डायरेक्ट क्या करेंगे? ये जो प्रोबेबिलिटी इसको ऊपर रखेंगे, इन प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखेंगे और बाकी सब की प्रोबेबिलिटी के सम को नीचे, क्योंकि जिससे पूछता है उसी को ऊपर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और अपान में लिख रहे हैं सब जितना भी, ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट, तो प्रोबेबिलिटी P(E1)A/E1 प्लस P(E2)PA/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P(E3) इंटू PA/E3। बस फॉलो करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? ये जो वैल्यू है 1/3 इंटू 1 प्लस, सॉरी नीचे 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/3 तो कट जाएगा सर, ये काम लेके हम काट लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1/, और नीचे कितना बचेगा? ये 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि टोटल मिला के 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, मतलब कि वो जो सिक्का सोने का है पहले डिब्बे से निकाला गया, इस बात की प्रायिकता 2/3। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, बड़ा सा बड़े ही स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। माना एक HIV परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नवत निर्दिष्ट की जाती है। मतलब कि जो है HIV एक परीक्षण होता है और उसकी जो है कि क्या इंफॉर्मेशन होती है उसको इसमें बताया गया है। क्या है? HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम। मतलब कि अगर जो HIV से, यहाँ पे लिखा है HIV पॉजिटिव, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर HIV से ग्रसित है,
HIV से अगर क्या है वो ग्रसित है, तो जो जांच मतलब जो जिस मशीन से उसकी जांच की जाती है वो 90% बता देती है रिपोर्ट उसको कि सही है, और 10% जो है कि वो गलत भी बताती है। मतलब कि पूरा का पूरा कोई मशीन जांच सही नहीं बताती है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। तो वही कह रहा है कि 90% सही बता रही है और 10% क्या गलत बता रही है। मतलब बताती है कि इसको रोग नहीं है, 9% कहती है कि रोग है और 10% कहती है कि रोग नहीं है HIV। तो ये इसके कहने की मीनिंग है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए, मतलब कि कोई व्यक्ति वह HIV उसको है ही नहीं है और वो क्या कराता है, अपनी जांच कराता है, उस कंडीशन में परीक्षण 99% सही पता लगा 99% सही पता लगाता है। यहाँ पर लिखेंगे सही पता लगाता है। मतलब कि जो परीक्षण है, अगर कोई व्यक्ति HIV से ग्रसित नहीं है तो जब वो अपनी जांच कराता है तो 99% मतलब मशीन बताती है कि आपको HIV नहीं है। 1% वो, क्योंकि कभी भी शुद्धता पूरा निकलती ही नहीं है, तो 1% बताती है कि HIV इनको है। अगली बात क्या है, यानी HIV निगेटिव बताता है, मतलब कि उसको जो है कि नहीं है तो HIV निगेटिव बताता है, और जबकि 1% क्या करता है, परीक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। मतलब ये बताता है 1%, 99% तो कहते हैं कि नहीं है इसको, लेकिन 1% मशीन बताती है कि इनको HIV है। एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV ग्रस्त हैं, HIV ग्रस्त हैं। अभी यहीं से हमारा मानने वाला काम सब चालू होगा। में से एक व्यक्ति या दृश्य चुना जाता है और फिर उसका परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी मतलब डॉक्टर HIV की उपस्थिति बताता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है। समझिए, पहले सवाल को समझते हैं। यहाँ पर हम एक इवेंट लेते हैं, ये E1, और मैं ये कहता हूँ कि ये HIV पॉजिटिव की घटना है। मतलब कि उन व्यक्तियों की ये बात है, उन व्यक्तियों की घटना है जो क्या है, HIV पॉजिटिव। यहाँ पर लिख रहे हैं HIV पॉजिटिव, और ये उन व्यक्तियों की घटना है E2 जो HIV क्या है, निगेटिव है। अगली बात, तो फिर क्या इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसको मैं लिख लूं पहले। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो कह रहा है कि HIV होने की जो प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दिया है तो उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करें, एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV ग्रस्त है, मतलब पॉजिटिव है, तो P(E1) बराबर कितना हो जाएगा, 0.1%, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.1/100। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 10/1000 भी लिख सकते, सॉरी 1/1000 भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1/1000। अगली बात, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 0.001 ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगली बात, तो ये तो क्या है, पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी है, तो निगेटिव की प्रोबेबिलिटी तो हम जानते हैं। जब दो ही इवेंट हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, परस्पर अपवर्जी निशेष होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मालूम है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा ले जाए, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटियों का सम 1 होगा। तो इसका दिया नहीं है, लेकिन हम लिख देंगे P(E2), इसलिए P(E2) इक्वल टू 1 माइनस 0.001, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 0.999। आगे अगली बात क्या कर रहा है, 1 HIV ग्रस्त है, में से एक व्यक्ति यादृच्छिक चुना जाता है। इन दोनों में से एक व्यक्ति को यादृच्छिक चुना जाता है, मतलब कि पॉजिटिव वाले में से और निगेटिव वाले में से एक व्यक्ति को यादृच्छिक चुना जाता है ये, और चुन करके उसका परीक्षण किया जाता है। उसको चुन करके क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो क्या है, जो चुना गया व्यक्ति, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ सवाल को, चुना जाता है और फिर उसका परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी HIV की उपस्थिति बताता है। मतलब कि टेस्ट में, जांच में उसको क्या बताते हैं, HIV है। तो लिख देंगे कि जांच में किसी व्यक्ति को चुन करके उसका जब परीक्षण किया जाता है HIV का, तो हम लेट कर ले रहे हैं कि जो जांच में रोग निकलता है वो क्या है, उसकी घटना A है। यहाँ पर लिख देंगे सब कुछ। सबसे पहला काम कि माना व्यक्ति के HIV पॉजिटिव होने की घटना E1 तथा निगेटिव होने की घटना E2 है, तथा जांच में HIV रोग निकलने की घटना क्या है, A है। पॉजिटिव का मतलब वही रोग अगर निकल जाएगा तो पॉजिटिव, लिख देंगे हैं क्या लिखे हैं, तथा जांच में HIV रोग निकलने की घटना क्या है, ये A है। तब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो हम लिख ही चुके हैं ये यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं ये कि
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू तो हो गया क्या 0. ये लिख दिए हैं यहाँ पर 001 और यहाँ पर क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये है 0.999. अब उसके बाद किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये. अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि इस व्यक्ति को चुना जाता है, मैंने इस व्यक्ति को लिया जाता है और बताया जाता है कि उसके मतलब कि पॉजिटिव है, इस व्यक्ति को चुना जाता है और रोग में बताया जाता है कि उसको HIV रोग है, पॉजिटिव है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी. तो यहाँ पर सवाल को एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा कि जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है, रोग से अगर पीड़ित है तो जांच में भी जो रोग निकलता है उसकी प्रायिकता कितनी दिया है. तो यहाँ पर सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि अब ऊपर से देखना पड़ेगा. HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता नहीं लगाने. मतलब कि अगर कोई व्यक्ति HIV से पीड़ित है तो मशीन भी उसको क्या बताती है, 90% रिपोर्ट उसको सही बताती है. पूरी यहाँ पर पीड़ित के लिए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90% का मतलब क्या हो जाएगा 90/100, 90/100. आगे और 10% पता नहीं लगाने में सक्षम है. लेकिन क्या पता नहीं लगाने का हमको नहीं, पॉजिटिव बताता है इसकी चाहिए. HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए, स्वतंत्र का मतलब कि निगेटिव के लिए परीक्षण 99%. मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है कि HIV से पीड़ित नहीं है, अगर पीड़ित नहीं है तो उसको पॉजिटिव बताता है कितना 99% क्या सही पता लगाता है, यानी HIV निगेटिव बताता है. तो क्या है, वो व्यक्ति जो है रोग उसको नहीं है, अगर उसको रोग नहीं है तो बताता है उसको कि अगर उसको रोग नहीं है 99% सही पता लगाता है, यानी HIV निगेटिव बताता है. लेकिन हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए. 1% परीक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है. मतलब कि ये वाला यहाँ पर हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी अब कितना हो जाएगा A/E2 इक्वल टू कितना, क्योंकि हमको क्या पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव की इवेंट है. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1%, यानी कि 1/100. बस अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव. मतलब कि एक व्यक्ति को चुना जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है, जांच में रोग निकलता है, ये पॉजिटिव होता है वो. तो पूछ रहा है कि वो वास्तव में पॉजिटिव वाला मतलब कि HIV से ग्रस्त है, इस बात की प्रायिकता मतलब कि इससे पूछ रहा है. ये गिवन है, माने जांच में रोग निकलता है पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव निकलता है, तो हमसे पूछ रहा है कि वो पॉजिटिव मतलब कि उसको वास्तव में HIV रोग था, इस बात की प्रायिकता, यानी कि क्या निकालना है हमको, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि ये दिया गया है. सब मिला जुला करके हम सब इरेज करेंगे, बस इसी को कैलकुलेट करना है. क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और अपान A इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला का यूज तो बताया है, इसका प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगा और सभी प्रोडक्टों का सम, ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट नीचे हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा, ये PE1 लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, PE1 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्लस अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्लस कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और बराबर अगर लिखना चाहेंगे शब्दों ये संख्याओं में तो ये प्रोडक्ट बटे में ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट. तो चलो अब सबको इरेज करके बस इसी को कैलकुलेट कर दे रहे हैं. तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू PE1 यानी कि 0.001 और इंटू ये हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9 और अपान 0.001 इंटू 0.9 और प्लस 0.999 इंटू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लिख दें क्या, इसको वैसे ही लिख दिया जाए क्या 9/100, इसको लिख रहे हैं 90/100, सॉरी 90/100 ये हो जाएगा और 1/100 ये हो जाएगा. तो 1/100 थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/1000 और इंटू 90/100
अपान ये हो जाएगा 1/1000 इंटू ये कितना हो जाएगा 90/100, 90/100 और प्लस ये कितना हो जाएगा 999/1000 और गुणे 1/100। तो क्या है 1000 × 100, 1000 × 100, 1000 × 100 सब कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा कितना 90 और नीचे हो जाएगा 90 + 999, यानी कि इसको जोड़ देंगे 90 बटे में ये 999 को में अगर 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1089, 1089। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं 9 8 7 1 18 9 से पड़ जाएगा 9 8 7 1 18 9 दाम में 90 और 9 1 कम 9 9 दूना के 18 और 9 1 कम 9 तो ये जाएगा 10 बटे में 100। एक जरा सा कैलकुलेशन को हम चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें A, B और C, ये एक मशीन में बना दे रहा हूं यहाँ पर, इनका नाम है A, B और ये क्या है C। कुल उत्पादन का क्रमशः इतना % बोल्ट बनाती हैं। मतलब जरा देखते हैं ये जो है वो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो ये तो कंफर्म है कि इनका योगफल 1 आना चाहिए। तो 25%, 25 35 55 सॉरी 25 35 60 60 400, यानी कि ये जो दिया हुआ है, चलिए इसको इवेंट ही मान लें। जो ये मान रहे क्या ये ए है ना मशीन, इसको इसकी घटना को इवन कर रहे हैं, और जो ये मशीन बी है, मशीन बी होने की घटना को E2 कर रहे हैं, और जो मशीन सी है उस मशीन सी होने की घटना को क्या कर रहे हैं E3 कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर E1 की बात करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा दिया हुआ है ये 25/100, 25/100 और इसकी प्रायिकता कितनी दिया हुआ है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू है 35/100। जरा देख लेंगे क्रम सही है ना, ABC हाँ ठीक है। और ये इसकी प्रायिकता कितनी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 40/100। आगे अब आगे पढ़ते हैं। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग क्या है खराब है। ठीक, बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छिक चुना जाता है। मतलब कि कुल जो उत्पादन करती हैं तीनों मशीनें मिलकर के, उसमें से एक बोल्ट निकाला जाता है और वह क्या है खराब पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट जो है कि मशीन बी द्वारा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना बोल्ट के खराब होने की घटना क्या है ए है। माना बोल्ट के खराब होने की घटना क्या है ए है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ए। तो फर्स्ट ये खराब है और हम ये कह रहे हैं कि ये जो मशीन ए है उसके द्वारा यह खराब बनाया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे मैंने खराब है और वो मशीन कौन, मतलब पहले मशीन जो ए है वो और वो खराब बनाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर खराब की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PA/E1 इक्वल टू, इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः ये जो ए है वो 5% खराब बनाती है, जो बी है वो 4% और जो सी है वो 2%। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/100 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी, मतलब कि मशीन जो बी है वो खराब बनाती है। तो क्या हो जाएगा इसको नोटिस करने का तरीका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 सॉरी देखते हैं। तो A/E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4%, यानी कि 4/100 और ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 इक्वल टू कितना है 2%, यानी 2/100। तो हमसे पूछ रहा है कि ये खराब है, जो बोल्ट निकाला गया था एक ठो उस खराब है, तो ये बता दीजिए कि इसकी प्रायिकता क्या है कि वह बोल्ट मशीन बी ये बनाई है, ये बनाई है। तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये प्रोडक्ट ऊपर और अपान ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट, तो लिख देंगे क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ये निकालना हमको E2/A, ये हो जाएगा E2/A इक्वल टू 35/100
सॉरी क्या लिख रहे हैं, 35/100 गुणे 4/100 अपान 35/100 गुणे 4/100 प्लस, चलिए कोई बात नहीं किसी भी क्रम में लिख दें, 25/100 गुणे 5/100 प्लस 35/100 गुणे 4/100 प्लस 40/100 और गुणे 2/100। तो 100 तो कट जाएगा, ये मतलब 10,000 कट जाएगा पूरा ये, तो क्या हो जाएगा, और कुछ कटने वाला टर्म है 5 5 5 तो सब में से कॉमन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 35 गुणे 4/में, 5 इसमें से कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, 5 को अगर कॉमन कर लेते हैं 25 और इसमें से 5 7 चौके 28 और 5 8 दूना के 16 इक्वल टू 5 7 35, ये हो जाएगा 7 चौके 28 और बटे में 20 20 40 10 50 6 56 4 60 4 64 64 और 5 69। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बस एक प्रश्न इसके बाद और देखना है, 7 प्रश्न थे इसमें। एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। पहले के अनुभवों से अज्ञात है कि उसके ट्रेन बस स्कूटर या किसी अन्य वाहन से, मतलब कि ट्रेन बस स्कूटर के अलावा कोई अन्य वाहन से आने की प्रायिकता है क्रमशः, मतलब कि ट्रेन से आने की प्रायिकता 3/10, बस से आने की प्रायिकता 1/5 और स्कूटर से आने की प्रायिकता 1/10 और किसी अन्य वाहन से आता है तो उसकी प्रायिकता 2/5 है। यदि वह ट्रेन बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता दिया गया है। ये ट्रेन से अगर आता है तो देर से आने की प्रायिकता 1/4, अगर बस से आता है देर से आने की प्रायिकता 1/3, स्कूटर से आता है तो देर से आने की प्रायिकता 1/12 है। क्रमशः इतना है, परंतु यदि किसी अन्य वाहन से आता है तो उसे देर नहीं लगती है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी 0 है। जब देर होगा ही नहीं, क्योंकि जब देर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, जब देर नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी नहीं, यानी कि 0 होती है। यदि वह देर से आया तो उसकी ट्रेन से आने की प्रायिकता, सबसे पहले फिगर समझते हैं इसको, फिगर हर जो है कि सॉल्व बना लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पर क्या क्या है, ट्रेन से आने घटना को आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा। ट्रेन से आने की घटना को E1, फिर उसके बाद क्या है, बस से आने की घटना को E2, माना ट्रेन से आने की घटना E1, बस से आने की घटना E2, स्कूटर से आने की घटना E3, स्कूटर से आने की घटना E3 और किसी अन्य वाहन से आने की घटना E4, ये अन्य वाहन से आने की घटना E4 है। ठीक, प्रायिकता इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, इन सब की प्रायिकता को दिया गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू कितना 3/10 और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/5 और ये कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 1/10 और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू 2/5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि वह ट्रेन बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता क्रमशः, तो हम देर से आने की घटना को मान ले रहे हैं ए है, मान रहे हैं देर से आने की घटना क्या है, लिखेंगे माना देर से आने की घटना ए, लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ लिख लेंगे, माना देर से आने की घटना क्या है ए है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए। तो अगर वह ट्रेन से आता है तो देर से आने की प्रायिकता दिया है, यहाँ पर दिया है यदि वह ट्रेन से आता है तो देर से आने की प्रायिकता कितनी है 1/4, यानी कि ट्रेन से आता है तो देर से आने की प्रायिकता, देर होती है लेकिन ट्रेन से आता है तब, तो इसकी प्रायिकता कितनी है 1/4। फिर देर होती है लेकिन किससे आता है, बस से आता है तो देर होती है, उसकी प्रायिकता कैसे लिखेंगे, बस से आता है तो देर हो जाती है, देर से आने की प्रायिकता हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये कितना गिवन है 1/3 और वह जो है आता है किससे, स्कूटर से और देर हो जाती है, देर होने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A चाहिए, लेकिन कब, जब स्कूटर से आता है
तो कितना हो जाएगा ये 1/12 और इसके लिए कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 इक्वल टू 0। ये 0 दिया गया है, मतलब देर नहीं होती, अगर अन्य मान से आता है तो देर नहीं होती, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0। हाँ एक चीज जरूर देख लेंगे, इन सारी प्रायिकताओं का योगफल 1 होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस प्रमेय दोनों में देखे हैं कि जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी है नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और उनका जो सम होगा वो कितना होगा, सैंपल स्पेस का जो इवेंट होता है, सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है उतना के बराबर हो जानी चाहिए। देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, चलो यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता, तो ट्रेन से आता है मतलब देर से आया है, देर से आने घटना क्या है, ये देर से आया है, तो हमको इस बात की प्रायिकता वो पूछ रहा है कि वो कहाँ से आया है, किससे आया है, ट्रेन से आया, इसका मतलब बेस पर फिर लागू हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट ऊपर बाकी सबके प्रोडक्ट का सम नीचे लिख देंगे। लिखने का क्या तरीका होता है इसको लिख देंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान A, क्योंकि ए देर हो गई उसको लेकिन वो ट्रेन से आया इसलिए देर हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट ऊपर लिखिए 3/10 गुणे 1/4 में 3/10 गुणे 1/4 प्लस 1/5 गुणे 1/3 प्लस 1/10 गुणे 1/12 प्लस 2/5 और गुणे 0। सॉल्व कर दें इसको तो ऊपर तो हमारा हो जाएगा 1/10 है, 3/10 तो कुछ कट रहा है कि नहीं देखने, ये तो खत्म हो जाएगा 10, चलिए 5 तो निकल जाएगा, तो इसमें से हम 1/5 को बाहर कर लेते हैं, चाहे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौके 40, 10 चौके 40, 5 3 15, 12 2 24, हल करना ही पड़ेगा, इसको हल कर ले रहे हैं ना, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 और गुणे 1/4 नीचे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 3/2 और गुणे 1/4 प्लस इसमें 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दे रहे हैं ये कितना हो जाएगा, फिर लसा तो निकालना ही पड़ेगा भाई, चलिए एक बार देख लेते हैं, 1/में ये 3 हो जाएगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा ये, और प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो 1/24 हो जाएगा, ये 1/24 12 में 24 और ये तो खत्म हो गया है। चलिए भाई ये 1/3 1 ठीक है, ये हो जाएगा 3/8 बटे कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 1/3 और ये प्लस 1/24 इक्वल टू 3/8 और इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 3 लिखे 9 8 और प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 24/9 17 18, ये 8 तरीके 24 और 3 तरीके 9 दोनों के 18 1/2। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट ये क्वेश्चन है हम लोगों का आज के लेक्चर का। एक व्यक्ति के बारे में दिया है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में क्या है 6। समझते हैं जरा सा, ये देखें हम 2 इवेंट ले रहे हैं, तो मान रहे हैं कि पासे को उछालने पर जो ऊपर 6 आता है उसकी घटना E1, ऊपर 6 आने की घटना क्या है E1 और ऊपर 6 9 आने की घटना मैं बोल रहा हूं तो उसको आप लिखेंगे माना एक पासे को उछालने पर ऊपर 6 आने की घटना E1 तथा 6 9 आने की घटना E2 है, ये E2, तो 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 यही सब आएगा। तो अगर हम कहें कि PE1 कितना हो जाएगा, PE1 तो 1/6 और कह दें कि PE2 कितना होगा तो 5/6, क्यों एक पासे को उछालेंगे 6 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 9 आने की 1 2 3 4 5 है
6 9 आने की प्रायिकता 5/6, 5/6। अब आगे देखते हैं। तो इसको देख भी पा रहे होंगे कि जोड़ने पर ये 1 आ जाएगा, इन दोनों प्रायिकताओं का सम कितना आ जाएगा 1। अब क्या मानना है जरा सा उसको देख लिया जाए। आगे कर रहा है, वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या क्या है, 6 है। तो ये लिख देंगे यहाँ पर कि माना बताया गया नंबर 6 है, इसकी घटना, माना बताई गई संख्या क्या है, 6 है, इसकी घटना कितनी है, ए। लिख लेंगे कि माना व्यक्ति के द्वारा बताई गई संख्या 6 है, इसकी घटना ए है, ये लेट कर देंगे। तो फिर अब देखते हैं यहाँ पर कि ये बताता है कि 6 आया है। तो देखते हैं यहाँ पर ये Pe1 कितना हो जाएगा, लिख लें पहले यहाँ पर Pe1 इक्वल टू 1/6, Pe2 इक्वल टू कितना है, 5/6। अच्छा, वो बताता है कि 6 है यहाँ पर, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। अगर बताता है कि ये 6 है तो फिर सही बता रहा है, मतलब कि यहाँ से आया है। अगर वो बताता है कि 6 है और यहाँ से अगर कर देगा मतलब झूठ बोल रहा है। ये कहता है कि वो बताता है कि 6 है और वो झूठ बोल रहा है, इस बात की प्रायिकता तो झूठ यहाँ से बोलेगा, क्योंकि आया था 1 2 3 4 5, अब बताया कि 6 आया था 6 लेकिन बताया कि 6, इसका मतलब सही बोल रहा है। तो हमको इसकी प्रायिकता निकालनी है, क्या Pe1/A निकालना है, कि फिर पेज पर में। तो पहले ये तो निकाल लें। ये बता दीजिए कि पासा उछाला 6 आया, 6 आने के बाद बता भी रहा है, ये क्या है, ये संख्या 6 आने की, ये व्यक्ति के द्वारा बताया गया संख्या 6 आने की घटना ए है। तो अगर वह उछालता है 6 आया है और बता रहा है कि 6, तो सही बोलता है। सही की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार क्या है, सत्य बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सत्य की 3/4। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, A/E1 बराबर 3/4। क्यों, क्योंकि टोटल 4 और 3 बार सही बोल रहा है, तो इसका 3/4 हो जाएगा। अगर हम कहें अब अगली बात कि आता है 1 2 3 4 5, अब बताता है कि 6, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। आता है 1 2 3 4 5 पासे पर, अब बता रहा है कि 6 है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो झूठ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो झूठ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4, क्योंकि 4 में 3 बार सही बोल रहा है, तो प्रायिकता हो जाएगी कितना, 3/4। तो 1 बचा इसमें, 1/4 इसकी क्या हो जाएगी, झूठ बोलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि A2 हो चुका है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। बस अब कहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है, यहाँ से पूछ रहा था कि कह रहा था कि 6 आया है, तो इस बात की प्रायिकता बता दीजिए कि वो पासे पर सचमुच में 6 आया था तो बताया है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E1/A इक्वल टू, बस ये प्रोडक्ट ऊपर कर दें, 1/6 गुणे 3/4 बटे में 1/6 गुणे 3/4 प्लस 5/6 गुणे 1/4। सॉल्व कर दें इसको, ये 4 वाला पोर्शन तो कट जाएगा, 4 ये कट जाएगा, ये 1/6 6 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 6 4 6 4 पूरा कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 + 5 यानी कि 3/8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। सॉरी, तो ये हम लोगों का आंसर राइट है। इसके बाद हम लोग को कल के लेक्चर में हम लोगों को देखना है, हमें लग रहा है कि 2 लेक्चर अगर मेहनत कर देंगे ऐसे ही, तो 2 लेक्चर में हम लोग की प्रोबेबिलिटी ये थ्योरेटिकल और साथ में क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। बस इसका जो अभ्यास है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो रह जाएंगे। तो वो मैं पढ़ाने के बाद एक दिन में कोशिश करेंगे कि एक प्रश्नावली का, क्यों पहले से जो है कि उसको हम तैयार किए हुए पढ़ाए हुए हैं, तो उसी को हम भेजेंगे, क्योंकि हमको टाइम नहीं है कि फिर से मैं प्रश्नावली को सॉल्व करके और भेजें। तो वो पहले का पढ़ाए हुए हैं, उसको जो है कि हम एक दिन में कोशिश करेंगे कि एक प्रश्नावली का भेजें। तो अगर टोटल 5 प्रश्नावलियाँ हैं तो 5 दिन जो है कि हम भेजेंगे, और उसके बाद आगे क्या हम लोग का पढ़ने का तरीका हो उस पर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे बाद में जब ये खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।